हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग क्वेश्चन एक एंड कंसेप्ट अनेक सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम अब तक बात कर चुके हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे कि आप कहते हो जेनेटिक्स। वहाँ पे हमने क्वेश्चन की अप्रोच देखी, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और हमें किस तरह से एनालाइज करना है और एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने सारे कंसेप्ट छुपे हो सकते हैं उनका राज हमने वहाँ पे पर्दा हटाने की कोशिश की है। आज इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन के। तो आइए ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, तैयार हो जाइए आंसर्स लाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहा, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन डाइनिंग टेबल। ऑब्वियसली डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाएंगे। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग ओ गॉड व्हाइल swallowing सम फूड। यानी कि जब खाना निगलते वक्त दोनों फ्रेंड में से किसी एक फ्रेंड ने अचानक से कफिंग स्टार्ट कर दी। तो आपसे पूछा गया है दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। ये कफिंग की वजह आपसे पूछी गई है, किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से ये कफिंग हो सकती है। जैसा कि हम सबको पता है, जब हम खाना खाते हैं और सांस अंदर लेते हैं तो दोनों एयर पार्टिकल्स और फूड पार्टिकल्स एक कॉमन रीजन में जाते हैं। उस रीजन का नाम होता है फेरिंग्स। लेकिन फेरिंग्स के बाद उन्हें दो रास्ते मिलते हैं। फूड पार्टिकल जाते हैं ईसोफेगस के अंदर यानी कि फूड पाइप के अंदर, और एयर एंटर होती है ट्रकिया के अंदर जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि फूड पार्टिकल पूरी तरह से ट्रकिया के अंदर एंटर हो, और एंटर होने से प्रिवेंट करने के लिए ही एक स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद होता है जिसका नाम हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसका आंसर आना चाहिए एपिग्लॉटिस। ऐसा क्यों हुआ? जब स्वॉलोइंग हम कर रहे होते हैं यानी जब खाना निगल रहे होते हैं उसके वक्त अगर आप बात करते हैं तो उस वक्त एपिग्लॉटिस प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता, प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए एपिग्लॉटिस पूरी तरीके से स्वॉलोइंग करते वक्त ट्रकिया को कवर नहीं कर पाता। कवर ना करने की वजह से फूड के कुछ पार्टिकल्स ट्रकिया के अंदर एंटर करते हैं जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो कफिंग नामक का मैकेनिज्म इस्तेमाल कर हमें वहां से रीड लेनी होती है। तो इसका आंसर जाएगा एपिग्लॉटिस। नीट 2011 का ये क्वेश्चन रहा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन को कौन सा टर्म इनमें से डिस्क्राइब करता है? एंड योर ऑप्शंस आर थिकोडोंट, डाइफियोडोंट, होमोडोंट। थिकोडोंट, डाइफियोडोंट, हेटेरोडोंट, प्लूरोडोंट, मोनोफियोडोंट, होमोडोंट, प्लूरोडोंट, डाइफियोडोंट एंड हेटेरोडोंट। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। जो ह्यूमन डेंटिशन होता है ना, उसके लिए कई टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि टोटल एडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 टीथ्स होते हैं, लेकिन टूथ होते हैं एक्चुअली। टीथ को हम प्लूरल में क्या कहते हैं? टूथ कहते हैं। मैंने गलती से बोल लिया, आप वहाँ पे एनालाइज कर लीजिएगा। ये भी एक कंसेप्ट है, आपको इंग्लिश की मिल गई होगी यहाँ पे। तो जो टूथ होते हैं वो एक सॉकेट के अंदर, जॉ सॉकेट के अंदर अरेंज होते हैं। उस सॉकेट के अंदर अरेंज होना उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर थिकोडोंट कहते हैं। ये पहला टर्म हमें मिल गया। और हमें जो है 2 सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं। मतलब पहले के जो होते हैं मिल्क टीथ कहते हैं, डेसिडियोस होते हैं, वो गिर जाते हैं और कुछ समय बाद वहाँ पर परमानेंट टीथ का फॉर्मेशन हो जाता है। लाइफ टाइप में 2 बार टीथ आते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? ऐसे डेंटिशन को डाइफियोडोंट। और ये जो टोटल जितने भी टीथ हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 अलग अलग तरह के फंक्शन वाइज, उनके शेप वाइज, एक्टिविटी वाइज 4 अलग अलग प्रकार के टीथ देखने को मिलते हैं। वो कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे अलग अलग तरह के देखने मिलते हैं, इसलिए हेटेरोडोंट। हेटेरो यानी कि अलग। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है। Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml, 1000 and 200 ml? And your options are 2700 ml, 1500 ml, 1700 ml and last but not the least 2200 ml. नीट 2019 का रिसेंट का ये क्वेश्चन यहाँ पर रह चुका है। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो आप नॉर्मली जब ब्रीथ करते हैं तो कितनी हवा अंदर लेते हैं या फिर कितनी हवा बाहर रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और उसके जो वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल के अंदर आप कितनी हवा अपनी बॉडी के अंदर लेते हो, कितनी एटमॉस्फेरिक एयर अपने बॉडी के अंदर लेते हो? 500 ml की। या फिर कितनी अल्वियोलर एयर अपनी बॉडी से रिलीज करते हो? 500 ml की।
और फोर्सफुली जब आपको ब्रीथ करना पड़े, मतलब आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप कितना ले सकते हो। टाइडल तो लिया 5 ने, एक्स्ट्रा और आप कितना ले सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डिपेंड करता है एक्स्ट्रा आप कितना ले सकते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा आप कितना छोड़ सकते हो, उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है 2 वॉल्यूम को मिलाने पर आती है। वो कौन से वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन सुनो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप टोटल कितनी हवा छोड़ सकते हो। पहले तो जो आपने टाइडल ली थी वो तो आपको 500 ml बाहर रिलीज करनी पड़ेगी, और एक्सपायरेशन के लिए जितनी आपकी लंग्स के अंदर रिजर्व है उसको भी बाहर करना होता है, तो ERV। तो इसका आंसर आएगा 500 प्लस 1000, जो 1500 इसका आंसर आने जा रहा है। तो फिर ये रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर देने का क्या मतलब है, उन्होंने जानबूझकर क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इंग्लिश का तड़का लगाया है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में रेसिडुअल वॉल्यूम के डेटा की कोई ज़रूरत थी नहीं, ये भी आपको ध्यान रहे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The majority of carbon dioxide produced by our body cells is transported to the lung as। जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में, मेजॉरिटी किस फॉर्म में होता है, ऐसा वैसे तो अलग अलग फॉर्म में होता है, उसमें से मेजर 70 to 75% किस फॉर्म में होता है, वो आपसे पूछा गया है। AIPMT 2006 का ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। एंड योर ऑप्शंस आर अटैच टू हीमोग्लोबिन, डिजॉल्व इन ब्लड, एज बाइकार्बोनेट, एज कार्बोनेट। वैसे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कई अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो एज इट इज़ डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा में होता है, और जो 20 to 25% उसका ट्रांसपोर्ट होता है वो RBC के साथ अटैचमेंट कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोला मैंने, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स बनकर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, उस फॉर्म में 20 to 25%। अब बच्चा मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, यानी कि 70% जो पार्ट है, 75% जो पार्ट है वो किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। यानी CO2 जो है वाटर के साथ कंबाइन होता है, CO2 + H2, फिर वहां से बनता है H2CO3, और ये एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज के बारे में एक बात याद रहे, ये दुनिया का बायोलॉजिकल सिस्टम का सबसे फास्ट काम करने वाला एंजाइम, इसलिए से फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। फिर ये H2CO3 जो बना इस एंजाइम की मदद से, ये H2CO3 H+ एंड HCO3- यानी कि बायोकार्बोनेट के अंदर ब्रेक होता है, और इसी फॉर्म में मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैरी करते हैं, और अल्वियोलाई पे यही रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं, फिर CO2 बन जाता है, अल्वियोलाई से उसे रिलीज कर देते हैं। हम CO3 नहीं बनाते, H+ एंड HCO3- बनाते हैं, उसी को हम बायोकार्बोनेट कहते हैं। तो आपको आंसर पता चल चुका होगा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट फेज 2 2016। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। सीरम के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ नहीं होती है जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होती है। एंड योर ऑप्शंस आर लैकिंग ग्लोब्यूलिन, लैकिंग एल्बुमिन, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, लैकिंग एंटीबॉडीज। सीरम जो है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स या फिर ब्लड के कोआगुलेशन के लिए जो लगने वाले फैक्टर्स हैं, फाइब्रिनोजन, वो नहीं होते, तो इसका आंसर यहाँ पर आने वाला है क्लॉटिंग फैक्टर्स। फाइब्रिनोजन इसके अंदर मौजूद नहीं होते, और इसका कंपोजिशन सिमिलर टू प्लाज्मा होता है। NCERT में जो प्लाज्मा के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसकी सबसे लास्ट लाइन आपसे यही कही गई है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि विदाउट फाइब्रिनोजन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड एज सीरम। तो आई होप इस सेशन में आपको एक से ज़्यादा कंसेप्ट, एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा कंसेप्ट किस तरह से एनालाइज करना है वो सारी चीज़ें पता चली होंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ, और साथ ही साथ उसके खूबसूरत एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।